Hi everyone. So this video is for CFA Level 2 candidates who are going to appear the exams in November 2024. It is going to be a short question solving session, which will be a kind of rapid revision for you all, right? So let's straight away jump on to the questions and you can check your accuracy as well, right? So let's start. Let me zoom it further. Okay. So question number one. During the course of a multiple regression analysis, an analyst has observed several items that she believes may render incorrect conclusions. क्या है वो conclusion? For example, the coefficient standard errors are too small. Stop. Standard error small मतलब बोल रहा standard error bias downwards. ये तो positive serial correlation के वक्त ही होता है, right? आगे का story नहीं पढ़ते हैं, right? Do not follow the question, lead it. Sir, standard error अगर biased downwards है, कम है, तो जिससे क्या होगा? T stat will be biased upwards, T stat ज्यादा आएगा and there are high chances कि वो रिजेक्शन रीजन में आ जाए, राइट? जिससे कि नल रिजेक्ट हो जाए। क्या पता नल सही हो और हमने रिजेक्ट कर दिया, नल वॉज ट्रू बट वी रिजेक्टेड, रिजल्टिंग इन व्हाट टाइप 1 एरर, राइट? ऐसा पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन अगर होता है ना तो ये होता है, मतलब एरर टर्म्स आर पॉजिटिवली सीरियली कोरिलेटेड, उस वक्त स्टैंडर्ड एरर्स आर स्मॉल, राइट, विच विल लीड टू टाइप 1 एरर। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी, एक बार मैं इतना पढ़ के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऑप्शन बी कह रहा है होमोस्केडास्टिसिटी। होमोस्केडास्टिसिटी इज नॉट अ वायलेशन, राइट? Serial correlation between the error terms, hona it's a violation. Homoscedasticity is not a violation of an assumption. In fact, it is an assumption that we want. Right? Multicollinearity is also a violation of assumption. लेकिन multicollinearity के वक्त standard errors small नहीं होते, standard errors large होते हैं. They are biased upwards, right? अब एक बार क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. The coefficient standard errors are too small, although the estimated coefficients are accurate. Okay. बोल रहा है B1, B2, B3, B1 hat, B2 hat fine है, but SB1 hat, SB2 hat are biased downwards. She believes that these small standard error terms will result in the computed T statistic being too big. वही मैंने बोला ना, T statistic ज्यादा आ जाएगा सर। अगर किसी को क्लिक नहीं हो रहा है तो T stat for B1 hat is B1 hat minus null hypothesis divide by SB1 hat. और अगर SB1 hat is nothing but the standard error, अगर ये small है, डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो कहने से T stat ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा, क्या पता वो रिजेक्शन एरिया में आ जाए और हम नल को रिजेक्ट कर दें। नल सही था, क्या पता नल सही था और हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि सर स्टैंडर्ड एरर्स बहुत कम था, स्टैंडर्ड एरर्स वाज बायस्ड डाउनवर्ड्स, गलत था स्टैंडर्ड एरर, जिसकी वजह से टी स्टैट ज्यादा आ गया एंड वी इवेंचुअली रिजेक्टेड द नल, एंड बाद में पता चला यार नल सही था, तो टाइप 1 एरर हो जाता है। वो एक्सप्लेन किया हुआ है। शी बिलीव्स दैट दिस स्मॉल स्टैंडर्ड एरर टर्म्स विल रिजल्ट इन कंप्यूटेड टी स्टैट बीइंग टू बिग, रिजल्टिंग इन टू मेनी टाइप 1 एरर्स। ठीक है, द एनालिस्ट हैज मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumption का वायलेशन, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। राइट? ऑल्दो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड एक्सप्लेनेशन आगे के क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, या आगे आने वाले क्वेश्चन सेशन में नहीं करेंगे, राइट? इट वुड बी वेरी टू मच ऑफ फटाफट फटाफट वैसा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्लिक हो गया होगा तो देन दे विल क्रिटिसाइज मी। क्वेश्चन नंबर 2, when two or more independent variables in a multiple regression are correlated with each other, दो और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर कोरिलेटेड है, इसी को तो मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर व्हाट? ए। अब ये वाला क्वेश्चन अगर बहुत कोई सुपरफिशियली पढ़ाई करके गया है, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके गया है, तो उसको देखेगा हाँ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेटेड है, तो वो सीरियल कोरिलेशन को भी टिक कर देगा। जो लास्ट डे पे पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से, सीरियल कोरिलेशन तब होता है जब एरर टर्म्स कोरिलेटेड हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which statement most accurately describes 2 into 3 forward rate agreement? 2 into 3 forward rate agreement डेरिवेटिव्स में आ गया था। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे? 2 महीने के बाद 1 महीने के लिए, 2 into 3 का तो यही तो मतलब होता है 2 महीने के बाद 1 महीने के लिए, राइट? या तो बोरो करूंगा या तो इन्वेस्ट करूंगा। सो द अंडरलाइन लोन का टेन्योर, वैसा लोन मंथ कितना है, या तो बोरिंग या तो इन्वेस्टिंग पीरियड कितना है, 1 मंथ। FRA कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है? 2 महीने के बाद। यार इंटरप्रिटेशन तो एकदम इंपॉर्टेंट है ना जानना। 2 into 3 का मतलब द अंडरलाइन फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, वो फॉरवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है? 2 महीने के बाद।
उसके बाद 2 महीने के बाद तुम बोरो करोगे या तो इन्वेस्ट करोगे फॉर 1 मंथ पीरियड. सो द लोन पीरियड, राइट, या तो इन्वेस्टिंग पीरियड इज फॉर 1 मंथ. लेट्स सी. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर इन 2 मंथ, सही कह रहा है. ऑन एन अंडरलाइंग लोन विच इज सेटल्ड इन 3 मंथ, सही है, राइट. ऑप्शन बी क्या है, 2 मंथ अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट, गलत बोल रहा है. अंडरलाइंग लोन इज फॉर अ 1 मंथ, तो अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट भी 1 मंथ का, ये गलत. ऑप्शन नंबर सी अंडरलाइंग लोन ऑफ 2 मंथ, अगेन गड़बड़ हो गया. अंडरलाइंग लोन इज फॉर 1 मंथ, अंडरलाइंग लोन ऑफ 2 मंथ मेच्योरिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सपायर इन 3 मंथ्स, पूरा का पूरा गलत. थ्री का इज व्हाट, ए. क्वेश्चन नंबर 4, द करंट यूएस डॉलर टू कैनेडियन डॉलर, डॉलर टू कैनेडियन डॉलर. तो अपन अपने स्टाइल में लिखेंगे डॉलर स्लैश कैनेडियन डॉलर. क्या रेट है, 0.7, मतलब कैनेडियन डॉलर का रेट है 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.7 डॉलर, राइट. इन अ डॉलर 1 मिलियन करेंसी स्वैप, आ गया करेंसी स्वैप. तो जैसे करेंसी स्वैप आगे तुमको ध्यान में ये आना चाहिए कि यार एक लेग अपने को दे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे डॉलर का लेग अपने को दे दिया है, एक लेग इज $1 मिलियन, दूसरा लेग कैनेडियन डॉलर का कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, राइट. और करेंसी स्वैप में तो सर एक्चुअल में एक्सचेंज होता है शुरू में एंड लास्ट में री एक्सचेंज होता है, राइट. बाकी सारे स्वैप में एक्चुअल में एक्सचेंज नहीं होता है, नेटिंग रहता है, राइट. और इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज कि बाकी सारे स्वैप में से इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड ऑल दैट, वहां पे नोशनल प्रिंसिपल रहता है, एक्चुअल में एक्सचेंज नहीं होता है. एंड प्लस जो भी सेटलमेंट होना होता है ना वो भी नेटिंग बेसिस पे होता है. लेकिन करेंसी स्वैप में सर शुरू में एक्चुअल एक्सचेंज होता है और नेटिंग फीचर नहीं होता है, राइट. डॉलर का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दूसरा वाला पार्टी कैनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट देगा. खैर एनीवेज लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछा है. द पार्टी दैट इज एंटरिंग द स्वैप टू हेज existing exposure to Canadian dollar denominated fixed rate liability will. तो बोल रहा है कि यार एक लेग अगर $1 मिलियन का है तो दूसरा लेग कैनेडियन डॉलर में कितना है. देखो, द पार्टी दैट इज एंटरिंग द स्वैप टू हेज एक्जिस्टिंग एक्सपोजर टू कैनेडियन डॉलर डिनोमिनेटेड फिक्स्ड रेट लायबिलिटी विल क्या. तो चलो बोलो, $1 मिलियन और 0.7 देकर क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं. और लेवल टू कैंडिडेट्स को इसमें थोड़ी स्ट्रगल होना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड. इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में तो फुल फ्लेजेड टॉपिक है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन एंड फोरकास्टिंग. तो 1 डिवाइड बाई 0.7 कितना आ रहा है, 1.42 कैनेडियन डॉलर्स, 1.42 मिलियन. ए, ये समझा क्या, 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू $0.7, राइट. तो $1 मिलियन, $1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच, राइट. अब इससे लोअर लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकते हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is most accurately a limitation of historical simulation method. पोर्टफोलियो में इफ यू रिकॉल वॉर कैलकुलेशन 3 टाइप से किया जा सकता है. नंबर 1 पैरामेट्रिक, नंबर 2 हिस्टोरिकल सिमुलेशन एंड नंबर 3 मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन. हिस्टोरिकल सिमुलेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन ये अज्यूम करता है कि दैट द फ्यूचर विल बी सेम एज दैट ऑफ पास्ट, जबकि ऐसा नहीं है, राइट. तो इससे अपन क्रिटिसाइज करते हैं हिस्टोरिकल सिमुलेशन को कि यार वो अज्यूम कर रहा है कि फ्यूचर वैसे होगा जैसे पास्ट में था, राइट. ऑप्शन ए कह रहा है द साइज ऑफ द लुक बैक पीरियड में बी टू स्मॉल. देखो लुक बैक पीरियड, लुक बैक, ये हिस्टोरिकल सिमुलेशन में भी दिक्कत है और पैरामेट्रिक में भी दिक्कत है. अपने को तीनों में से वो ऑप्शन चूज करना है जो सिर्फ रिलेट करता है हिस्टोरिकल सिमुलेशन के साथ, राइट. तो ऑप्शन नंबर ए इज प्रॉब्लम फॉर बोथ पैरामेट्रिक एज वेल एज हिस्टोरिकल. ऑप्शन बी, द बिहेवियर ऑफ रिटर्न्स ओवर द लुक बैक पीरियड में नॉट एक्यूरेटली कैप्चर द फ्यूचर बिहेवियर, ये स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल सिमुलेशन को क्रिटिसाइज करते हुए लिमिटेशन है. सी क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में भी इनएक्यूरेट, जबकि हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जरूरत ही नहीं है. 5 का व्हाट बी. क्वेश्चन नंबर 6, Delphia Fund is a euro 100 million portfolio of eurozone equity. The expected daily return and the standard deviation are daily mean और daily SD देके रखा हुआ है. The 5% daily war निकाल के रखा हुआ है euro 5,11,000. Assuming 21 trading days per month, the 5% monthly war. Daily war दिया हुआ है, अपने को monthly war निकालना है. तो वो कैंडिडेट जो अगेन सुपरफिशियली पढ़ाई करता है तो वो एग्जाम में ऐसा करेगा कि सर डेली वॉर 5,11,000 है तो 21 डेज का कितना होगा, 5,11,000 इंटू 21, और वो ऑप्शन में रहेगा. ये वाले अपने वाले ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन करिकुलम में ऐसे ही सम्स के केस में ना
वो जो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर देता है ना कि डेली का 5,11,000 है तो 21 डेज का कितना, 5,11,000 इंटू 21, वो वाला भी ऑप्शन में रहता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो वॉर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एज पर पैरामीट्रिक इट इज म्यू माइनस जेड इंटू एस डी, राइट। तो मंथली वॉर निकालना है तो अपने को मंथली मीन चाहिए, डेली मीन देके रखा हुआ है कितना, 0.116%, तो 0.116 इंटू 21, 21 दिन का हो गया, बोला है ना अज्यूमिंग 21 डेज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2.436%, और 5% है तो 5% का अपना जेड वैल्यू कितना होता है 1.65। देखो क्वेश्चन में या तो 5% और पूछेगा, या तो 1% या तो 16%, और ज्यादा करके 5% के पीछे गए, तो 5% है तो 1.65, 1% है तो 2.33, और 16% है तो जेड वैल्यू कितना है 1, तो माइनस जेड वैल्यू इज 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन भी 21 दिन का है, 21 दिन का चाहिए अपने को। अब यहाँ पे वापस से गलत करने का स्कोप हो जाएगा कि सर एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 है तो 21 दिन का कोई 0.38 इंटू 21 कर देगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, तो 21 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 0.38 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 21 का स्क्वायर रूट इंटू 0.38, 1.74, इसको मॉड्यूलस में डाल देंगे, जो भी आएगा परसेंटेज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100 million। लेट्स डू इट स्ट्रेट अवे, 0.65 इंटू 1.74 परसेंटेज इंटू 100, 4,41,000 समथिंग, राइट, विच इज क्लोजेस्ट टू 4,35,000, राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस है इसलिए आया हुआ है। सॉल्यूशन में इन लोगों ने 2 डेसिमल में ऑपरेट किया हुआ है, राइट। तो ए, तो आप भी 2 डेसिमल ले लो, इन लोगों ने 2 डेसिमल डिफरेंसेस के वजह से 4,35,000 और 4,00,000 इनफैक्ट कितना है, एक सेकेंड, इफ आई हैव टू टेक इट वैसा 0.38, 1 plus square root into 0.38, 1.65 minus 2.436, हाँ, परसेंटेज इंटू 100, तो 4,37,000 समथिंग आ रहा है, उतना राउंडिंग और डिफरेंस चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज व्हाट, ए। Question number 7. The arbitrage gap for an ETF, arbitrage gap, think like this na, the cost of doing arbitrage for an ETF is most likely to be narrow. कब arbitrage cost कम होगा? When the ETF and the securities underlying the ETF trade in the same market. Perfect. Sir, Indian based ETF है, right? Units इंडियन मार्केट्स में ट्रेड हो रहे हैं, और वो ETF जो है इंडियन बेस्ड ETF, उसकी जो बास्केट में है, बास्केट ऑफ शेयर्स है, वो शेयर्स इंडियन शेयर्स है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। इधर ETF भी वही टाइम पे ओपन होगा, एंड इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ETF जो लिखा हुआ ना, द ETF एंड द सिक्योरिटीज अंडरलाइंग द ETF ट्रेड इन द सेम मार्केट, एक इंडियन बेस्ड ETF का जो बास्केट में शेयर्स है वो भी इंडियन शेयर्स है, तो ETF का क्लोजिंग टाइम ओपनिंग टाइम और शेयर्स का क्लोजिंग टाइम ओपनिंग टाइम सेम है, तो ये केस में कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज कम होगा, राइट। गड़बड़ कब होगा पता है क्या, कि यार इंडियन बेस्ड ETF है जिसका ETF तो इंडिया में ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो ETF के बास्केट में जो शेयर्स है ना वो यूएस वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देयर इज अ मिसमैच ना, कि यार इंडियन टाइम एक यूएस टाइम, तो जो ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट है जो आर्बिट्राज करेगा उसको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कि सपोज वो आर्बिट्राज ऐसा कर रहा है कि ETF की यूनिट्स बाई कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली शेयर्स को उसको सेल करना है, तो होगा क्या, ETF की यूनिट्स तो बाई कर लिया, लेकिन शेयर्स को जब शॉर्ट सेल करने जा रहा था वो टाइम पे यूएस मार्केट बंद था, तो उसको वेट करना पड़ रहा है कि कब यूएस मार्केट ओपन होगा एंड ऑल दैट, एंड ओपन होते हुए गैप अप गैप डाउन हो गया, तो एक नंबर वन, अगर 2 डिफरेंट मार्केट्स है, ETF एक मार्केट में और बास्केट ऑफ शेयर्स अलग मार्केट में है, तो सर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आर्बिट्राज कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए तो परफेक्ट आंसर है, सर ETF एंड द बास्केट आर ट्रेडिंग इन द सेम मार्केट, तो उस केस में आर्बिट्राज कॉस्ट कम होगा। बी देखना, द सिक्योरिटीज अंडरलाइंग द ETF आर इलिक्विड, तो बी बोल रहा है कि अगर जो बास्केट में जो शेयर्स अगर वो इलिक्विड है तो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट को वो बास्केट बाई करते हुए ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा, तो आर्बिट्राज कॉस्ट क्या हो जाएगा, वाइडर। ऑप्शन नंबर सी, द ETF represents securities that are difficult to invest in directly, ओके।
ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट को बास्केट ऑफ शेयर्स खरीदना है, राइट, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं खरीद सकता है, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तो उस केस में भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो बी एंड सी के वजह से आर्बिट्राज गैप विल बी व्हाट, वाइडर। ऑप्शन ए की वजह से आर्बिट्राज गैप विल बी नैरोअर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is least likely a purpose of in kind creation and redemption? जो ETF है ये in kind creation redemption क्यों करता है, इससे क्या बेनिफिट है ETF को? नंबर 1, सर ETF को शेयर्स का बाइंग सेलिंग नहीं करना पड़ता है, राइट, जिसकी वजह से टैक्स एफिशिएंसी, उतना ज्यादा टैक्स उसको लगेगा नहीं, सिंस बाइंग सेलिंग नहीं करना पड़ रहा है उसको, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगा। नहीं क्या, ETF को शेयर्स बाई करना है तो क्या करेगा, वो यूनिट्स इशू करेगा ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट को, और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट उसको बास्केट ऑफ शेयर्स देगा, राइट। तो ETF अपने लेवल पे जाके शेयर्स बाई एंड सेल नहीं करेगा, जिससे कैपिटल गेन्स कम लगेगा, प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि कौन सा ETF खुद बाई सेल कर रहा है। तो लेट्स सी, ऑप्शन नंबर बी, टैक्स एफिशिएंसी इज अ पर्पस फॉर इन काइंड क्रिएशन रिडेम्पशन। ऑप्शन नंबर सी, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज अ पर्पस फॉर इन काइंड क्रिएशन एंड रिडेम्पशन। नैरोइंग द आर्बिट्राज गैप, बोल रहा है इन काइंड क्रिएशन एंड रिडेम्पशन करने का पर्पस ये है कि आर्बिट्राज कॉस्ट कम हो, कुछ भी बोल। ऑप्शन नंबर ए इज लीस्ट लाइकली। क्वेश्चन नंबर 9, last year Calfee Multimedia had earnings of $4 per share and paid a dividend of 0.3. Okay. In the current year, the company expects to earn $5.2 per share. Calfee has a 30% target payout ratio. If the expected dividend for this year is $0.51, what time period is Calfee most likely using in order to bring its dividend up to the target payout? Okay. What time period? तो अपने को ना एन ढूंढना है, एन। बाय द वे क्वेश्चन पढ़ के अगर किसी को ध्यान में नहीं आया, एक फॉर्मूला है ना, टारगेट पे आउट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईपीएस इनटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस प्रीवियस डिविडेंड इंटू 1/n, राइट। अब सर ये फॉर्मूला का लॉजिक बताइए ना, सॉरी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में मैं कुछ भी डाइवर्जन करके लॉजिक एंड ऑल दैट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नवंबर 2024 कैंडिडेट्स के लिए तो उनको बहुत सारा चीज वैसे ही पता है, राइट। तो ये फॉर्मूला है टारगेट पे आउट अप्रोच का, अपने को एंड ढूंढना है यहाँ पे, व्हाट टाइम पीरियड। तो इंक्रीज इन डीपीएस कैसे निकलता है सर, इंक्रीज इन डीपीएस कैसे निकलता है, करंट डिविडेंड माइनस प्रीवियस डिविडेंड। करंट डिविडेंड, करंट ईयर कितना दे रहा है 5.2, प्रीवियस ईयर कितना, सॉरी डिविडेंड नहीं था ना वो, तो करंट डिविडेंड इज 0.51, प्रीवियस डिविडेंड इज 0.3, तो इंक्रीज इन डिविडेंड कितना 0.21, तो ये आ गया आपका 0.21, राइट। एक्सपेक्टेड ईपीएस लिखा हुआ है, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 5.2 इनटू टारगेट पे आउट रेशियो कितना है 30%, माइनस प्रीवियस डिविडेंड कितना है 0.3 इंटू 1/n। लेट्स सॉल्व, 5.2 इंटू 30% माइनस 0.3 डिवाइड बाय 0.21, 6, n क्या है 6 years, ऑप्शन व्हाट, ए। Question number 10. Which of the following statements about dividend policy is most accurate? Let's see. A person who believes in the agency cost effect. Agency cost effect ये कहता है कि सर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है, मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि डिविडेंड कम देना पड़े, रिटेन ज्यादा करें, जिससे कि मैनेजमेंट अपना ख्वाब पूरा कर सके, राइट। और शेयर होल्डर्स ये चाह रहे हैं कि तुम डिविडेंड ज्यादा दो, ये बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट, राइट। तो एजेंसी कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से शेयर होल्डर्स प्रेफर मोर डिविडेंड। एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ बर्ड इन हैंड थ्योरी, बर्ड इन हैंड थ्योरी, बर्ड इन हैंड, डिविडेंड इन हैंड, ये थ्योरी को अगर कोई बिलीव कर रहा है तो इस थ्योरी के हिसाब से भी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट मोर डिविडेंड। नहीं क्या, बर्ड इन हैंड सामने से बोल रहा है यार, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कंपनी तुम डिविडेंड दे दो, तुम अपने पास रिटेन मत करो, हमको डिविडेंड दे दो, हम कहीं डिप्लॉय करते हैं। और पर्सन हु बिलीव्स इन द एजेंसी कॉस्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग मोर डिविडेंड, राइट।
तो बोल रहा है पर्सन हु बिलीव्स इन एजेंसी कॉस्ट इफेक्ट एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ द बर्ड इन हैंड थियरी वुड हैव ऑपोजिट व्यूज, नहीं सेम व्यूज ऑन डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, राइट? दोनों ही क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड पे आउट पॉलिसी टू बी व्हाट, हायर। ये बोल रहा है ऑपोजिट, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। A person who believes in bird in hand theory would have the same view as one that subscribes to the clientele theory. एक सेकंड, clientele theory क्या कहता है कि सर कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, शेयर होल्डर्स बोलते हैं हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम हमारे प्रेफरेंसेस को एडजस्ट कर लेंगे, राइट? कैसे? सपोज एक पर्सन है जिसको डिविडेंड चाहिए एंड एक पर्टिकुलर कंपनी ने सडनली डिविडेंड देना बंद कर दिया, तो ठीक है, वो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि मैं उस कंपनी का शेयर बेच दूंगा और दूसरे कंपनी का शेयर खरीदूंगा जो डिविडेंड देगा, राइट? तो क्लाइंटाइल थ्योरी ये बोलता है कि शेयर होल्डर्स लोग अपने पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे टू मीट देयर ओन नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, राइट? तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। बर्ड इन हैंड थ्योरी तो बोल रहा है कि यार शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट मोर डिविडेंड, राइट? क्लाइंटाइल थ्योरी तुम दे या ना दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा प्रेफरेंसेस को एडजस्ट कर लेंगे, इनफैक्ट हमारे प्रेफरेंसेस को मीट कर लेंगे बाय एडजस्टिंग द पोजीशन, ठीक है? तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी क्या है? इन्वेस्टर व्यू अ स्टॉक रीपर्चेज एज अ पॉजिटिव सिग्नल, सही है। अगर शेयर्स बायबैक हो रहा है, अगर मैनेजमेंट ही शेयर्स खरीद रहा है, इसका मतलब शेयर्स सही मायने में अंडर वैल्यूड है यार, ये एक सिग्नल जाता है। एंड स्टॉक इशू एज अ नेगेटिव सिग्नल, कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, डाइल्यूशन हो जाता है ओनरशिप का, तो इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव सिग्नल। तो सी इज व्हाट करेक्ट। परफेक्ट। तो ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन जिससे कि आपका रैपिड रिवीजन हुआ होगा, राइट? एंड अभी तो मैंने प्लान नहीं किया हुआ है कि और भी ज्यादा ऐसे रैपिड रिवीजन करूँ या ना करूँ फॉर लेवल 2, ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या कैसे आता है। बाय द वे लेवल 1 का तो मैं चालू ही रख रहा हूँ, सोचा कि लेवल 2 का भी ऐसा स्टार्ट कर देते हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। चलो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ।